तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने अगले एपिसोड में। और अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट के बारे में। हमने देखा हीट के दो टाइप्स हैं, एक स्पेसिफिक हीट, एक लैटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट वो हीट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, और लैटेंट हीट वो हीट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फेज ऑफ अ बॉडी। हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट के दो टाइप हैं, एक है ग्राम स्पेसिफिक हीट और दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट में हम 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, तो उसी के लिए लगने वाली हीट जो है उसको हम ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं और उसके लिए लगने वाली जो हीट है उसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आज हम बात करने वाले हैं लैटेंट हीट की, है ना। तो लैटेंट हीट क्या होता है, तो आइए उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डिस्टेंस आप पढ़ सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जिसका सिंबल है कैपिटल L, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट बोलिए या फेज बोलिए, बात एक ही है, ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस वाइल इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। डिफरेंस, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फेज चेंज नहीं होता, और जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, है ना। तो latent heat is the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance while its temperature is constant। ठीक है। अब latent heat is of 2 types। एक को हम बोलते हैं latent heat of fusion और दूसरे को हम बोलते हैं latent heat of vaporization। सिंबल आप देख सकते हैं, latent heat of fusion के लिए L fusion लिखा हुआ है यहाँ पे, और latent heat of vaporization के लिए L vaporization लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो latent heat of fusion क्या है, ये उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट वाइल टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। सॉलिड से लिक्विड, डियर स्टूडेंट्स, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग, मेल्ट हो जाना, है ना। तो किसी यूनिट मास सब्सटेंस को, यूनिट मास का मतलब क्या है, 1 किलो या 1 ग्राम, है ना। तो यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कंप्लीटली, है ना, मान लीजिए 1 किलो आयरन है। अब 1 किलो आयरन को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितनी हीट लग रही है, उसी को हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। पूरा का पूरा मेल्ट करने में कितनी हीट जा रही है, तो यही है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वही अगर हम बात करें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो इट इज़ डिफाइंड एज, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेपराइजेशन, है ना। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को ही हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं। सो फ्रॉम लिक्विड टू गैस वाइल टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी 1 किलो पानी है मान लीजिए, अब 1 किलो पानी को कंप्लीटली वेपर में चेंज करने के लिए, यानी आप ऐसा बोलिए कि 1 किलो पानी को 1 किलो वेपर में कन्वर्ट करना है अगर हमें, तो उसके लिए लगने वाली जो हीट है उसके लिए उसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में चलिए कुछ और हम समझते हैं। पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्लो चार्ट में मेंशन कर देता हूँ। See, latent heat is of 2 types. So one is called as latent heat of fusion and the other is called as latent heat of vaporization। ठीक है। थोड़ा सा इसके फार्मूला की चर्चा करते हैं और थोड़ा से कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करते हैं और डिटेल में। तो फिर बच्चों, अच्छा, यहाँ latent heat का सिंबल L। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम बारीकी से समझ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आइस की, ठीक है, तो मान लीजिए हमने आइस लिया और आइस जो है वो हमारा मेल्ट हो रहा है वाटर में। तो ये जो हमारा आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस।
तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, ठीक है, हमें हीट देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि ये जो आइस है ये 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसे हमें कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें जो हीट देना पड़ेगा उसी हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के केस में देखा गया कि जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। थोड़ा मैं इसकी यूनिट के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर वापस हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए कि फेज़ चेंज करने के लिए जो टोटल हीट देनी पड़ती है, मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसको हमको कम्प्लीटली जो है इसका फेज़ चेंज करना है, मतलब मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हमारा Q है, हमारा Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है। यानी जितना बड़ा ये मास होगा उतना ज़्यादा हमें हीट देना पड़ेगा उसको, उसका फेज़ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट चाहिए होगा उसके टोटल बॉडी के फेज़ को चेंज करने के लिए, ठीक है। अब यहीं पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाया गया जिसको हम L बोलते हैं। तो ये L इंटू M लिखिए या M इंटू L लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी L लाया गया, इसी L को हम बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमको ऑब्जेक्ट को अगर मेल्ट करना है यानी इसका फ्यूजन करना है तो Q क्या होगा, M इंटू L फ्यूजन। और अगर हमको उस ऑब्जेक्ट को वेपराइज करना है तो वो होगा Q इज इक्वल टू M इंटू L वेपराइजेशन, ठीक है। उम्मीद आप बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ से अगर लैटेंट हीट को मैं डिफ़ाइन करूँ यहाँ से, तो लैटेंट हीट हमारा क्या होगा, हीट पर यूनिट मास, है ना, हीट पर यूनिट मास, है ना। यानी यूनिट मास को, यानी मतलब अगर इसका मैं ऐसा यूनिट लिखूँ तो ये हो जाएगा जूल पर केजी, है ना। यानी यूनिट मास को का फेज़ चेंज करवाने के लिए जो हीट लग रही है उसी को हम लैटेंट हीट बोलते हैं, जूल पर केजी। और अगर इसका प्रैक्टिकल यूनिट मैं बताऊं तो वो होगा कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लैटेंट हीट। तो यूनिट मास से सब्सटेंस का फेज़ चेंज कराने के लिए लगने वाली जो हीट है उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट। अब यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस ऐसा हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ देखिए 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है वो 80 कैलोरी होती है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। तो यहाँ आपको हीट देना पड़ेगा, तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन याद रखिए जब फेज़ चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इतना हीट देना पड़ेगा। और अगर हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, यानी अगर ये वाटर अगर आइस बनेगा, 1 ग्राम पानी को अगर हम 1 ग्राम आइस बनाते हैं तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तब आपको याद रखना है इस बात को कि जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया था, देखिए यहाँ पर तो उसने इतना हीट एब्जॉर्ब किया था, तब वो बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हुआ था। बर्फ़ पानी में कैसे कन्वर्ट होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में। भाई सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं ना, और लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, गैस के अंदर और भी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए हम जब किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करते हैं तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है ताकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएं और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे हीट देना पड़ता है, यानी वो ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये 80 कैलोरी उस आइस ने एब्जॉर्ब किया, तब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ। पर अगर वो पानी से वापस बर्फ़ बनेगा तो वो उतनी ही हीट रिलीज़ कर देगा। तो पानी से बर्फ़ बनेगा तो हीट रिलीज़ करेगा, और बर्फ़ से पानी बनेगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्बिंग दिस हीट टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम आइस टू वाटर,
एंड यहाँ पे ये हीट क्या हो रही है, ये रिलीज़ हो रही है जब पानी को वापस बर्फ़ बना रहे हैं तो, क्योंकि हम पानी से हीट खींच ले रहे हैं तब तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहा 0 डिग्री सेल्सियस। जो भी हम हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रही, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। जो भी हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ हो रहा है, फेज़ को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड फेज़ को चेंज करने में जा रहा है। ठीक है, ये आ गया आइस से वाटर। और अगर हमें कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट्स वाटर, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ वाटर, एक मिनट, मान लीजिए मैं लेता हूँ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मान लीजिए ये 1 ग्राम पानी है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है वेपर में, वाटर वेपर जिसको हम बोलते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फेस चेंज हो रहा है इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो 1 ग्राम पानी को हमें 1 ग्राम वेपर बनाना है, तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यहाँ जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो हीट कितना है, वो अप्रॉक्सीमेटली 540 कैलोरी पर ग्राम होता है डियर स्टूडेंट्स। यानी 1 ग्राम तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी 540 कैलोरी हमें देना पड़ेगा। दिस इज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। ठीक है, दिस इज़ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एंड दिस इज़ द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। ठीक है, तो 540 कैलोरी हमें देना पड़ेगा हीट, तब जाके 1 ग्राम पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कब की बात है, जब पानी को वेपर बनाना है तो इतना हीट हमें देना पड़ेगा, ये भी एक्सपेरिमेंट से पता चला। पर अगर वेपर कंडेंस होता है और वापस पानी बनता है तो वो उतना ही हीट रिलीज़ कर देगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि वही वेपर जब पानी में कन्वर्ट होगा वापस कंडेंस होके, तो वो उतना ही हीट रिलीज़ कर देगा जितना उसने पहले लिया था, यानी 540 कैलोरी वो यानी एल वेपराइजेशन वो रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे वो एल वेपराइजेशन एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे वो एल वेपराइजेशन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे भी प्योरली जो है वो फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी प्योरली फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, वाटर जो है वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो लगने वाली हीट है वो हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो लगने वाली हीट है उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। लैटेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनिट मास लिया है इसलिए। ठीक है, अगर ये यूनिट मास नहीं होता तो हम टोटल हीट लेते और टोटल हीट हमारा क्या होता, m/L होता। तो यहाँ पे वो m/L वेपराइजेशन हो जाता और यहाँ पे वो हो जाता m/L फ्यूजन। ठीक है, बाकी जब प्रॉब्लम लेंगे तो मैं और डिटेल में आपको ये चीज़ें बताऊंगा। फ़िलहाल आपको डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि लैटेंट हीट ऑफ आइस जो है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, किसके लिए, आइस के लिए। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जो हमको प्रॉब्लम्स में काम आएंगी, तो ये 2 वैल्यूज़ को आपको बिल्कुल याद कर लेना है बाय हार्ट। ठीक है, और फिर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके एप्लीकेशन की, बेसिकली इसको अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल चलिए आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, कहाँ से कॉपी करना चाहेंगे आप। ये फ्लो चार्ट आपने अगर कॉपी नहीं किया तो ये फ्लो चार्ट आप कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो गया है तो फिर आप ये कॉपी कर लीजिए डेफिनेशंस। ठीक है, फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई अच्छा, और ये आपने कॉपी नहीं किया तो ये भी कर लीजिए कॉपी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 है, पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 540 है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो इतना ज़्यादा है वो, है ना, उससे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम क्यों है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आइए चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ना 80 कैलोरी दिया था, तो बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया था, और यहाँ हमने 540 कैलोरी दिया था तो पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो भाई बर्फ़ को पानी, यानी 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी ही देना पड़ा, लेकिन 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम वेपर बनाने के लिए 540 कैलोरी हमको देना पड़ा। ऐसा क्यों, वही मैं जानना चाह रहा था। तो वो ये है कि उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो जो कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड में होता है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते। यानी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, या मैं ऐसे करता हूँ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, एकदम पास। ठीक है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के ऐसे हैं थोड़े दूर, पर गैसेस के देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स, ये गैस है। अब आप देखिए, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो हमको हीट देनी पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये कम है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी ही बढ़ी। पर जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसलिए यहाँ पे जो हीट लगेगी उसी को हम बोल रहे हैं एल वेपराइजेशन। और एल वेपराइजेशन जो वो ज़्यादा होगा एल फ्यूजन से, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा ही दूर हैं। तो यहाँ से यहाँ में मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी बढ़ी है वो बढ़ी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। पर यहाँ से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हमको बहुत दूर ले जाना पड़ता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। पर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, कम हीट में ही काम हो जाता है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में ना मॉलिक्यूल्स की जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा भी आपने सेपरेशन बढ़ा दिया तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि क्यों लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज़्यादा होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो इसको आप नोट बोल के लिख सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। और रीज़न के लिए आप चाहें तो ये डायग्राम्स आप कॉपी डाउन कर सकते हैं, ये आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और डेफिनेशंस हैं वो हम देखेंगे, और फिर हम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। चलिए बच्चों, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसको समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है मैंने, पढ़िए आप इस प्रॉब्लम को। छोटा सा प्रॉब्लम है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 ग्राम स्टीम अगर हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यानी उसके पास कितनी हीट होगी। और वो जो हीट है, उस 1 ग्राम ऑफ स्टीम के पास जो हीट है, उस हीट का हम यूज़ किस चीज़ में कर रहे हैं, आइस को मेल्ट करने में कर रहे हैं। मतलब हमारे पास आइस का भंडार है, मान लीजिए ये हमारा आइस है। ठीक है, और ये आइस कितने टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और हम इसको स्टीम दे रहे हैं। स्टीम दे के इसको हम मेल्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 1 ग्राम स्टीम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 ग्राम स्टीम है हमारे पास एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्टीम जब हम इस आइस को देंगे तो स्टीम कंडेंस होना शुरू होगा, यानी 1 ग्राम स्टीम 1 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो इसका फेस चेंज होगा, ये कंडेंस होगा, और फिर ये 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर कम होना शुरू होगा आइस की वजह से। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से समझिए, पहले स्टीम कंडेंस होगा
उस टाइम जब कंडेंसेशन हो रहा होगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और फिर वो पानी में कन्वर्ट हो गया। अब ये गर्मा गर्म पानी जो है वो ठंडा होना शुरू होगा, और पानी ठंडा होकर मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितनी हीट रिलीज़ हुई होगी। यहाँ पर तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो फेस चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज़ हुई होगी, अब ये 1 ग्राम स्टीम है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q1 इज़ नथिंग बट M इंटू एल वेपराइजेशन, ये हीट रिलीज़ हुई होगी। और यहाँ पे मास कितना है, मास यहाँ पे जो है वो 1 ग्राम है, और एल वेपराइजेशन 540 होता है ना। तो 540 कैल, यानी Q1 हमारा कितना आ गया, 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। तो पहले स्टेप में इतनी हीट रिलीज़ हो रही होगी। दूसरे स्टेप में कितनी हीट रिलीज़ होगी, दूसरे स्टेप में देखिए टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर चेंज के दौरान जो हीट रिलीज़ होती है या जो एब्जॉर्ब होती है वो होता है MC डेल्टा T, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड हीट है, स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगेन यहाँ पे जो मास है वो कितना है, यहाँ पे जो मास है वो 1 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T जो है वो 100 है। टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है, 100 माइनस 0 इज़ 100, है ना। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, ये आ गया 100 कैलोरी। तो सेकंड स्टेप में कितना हीट एमिट हो रहा है, 100 कैलोरी। फर्स्ट स्टेप में कितना हीट एमिट हो रहा है, 540 कैलोरी। तो टोटल हीट वह कितना एमिट कर सकता है, यानी ये जो हमने 1 ग्राम स्टीम लिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो टोटल कितनी हीट एमिट कर सकता है, Q1 प्लस Q2, है ना। Q1 प्लस Q2 यानी 640 कैलोरी वो टोटल एमिट कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। और यही टोटल 640 कैलोरी उठा के हम किसको दे देंगे, इस बर्फ़ को देंगे, और उस बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बर्फ़ के कितने मास को हम पिघला सकते हैं, ठीक है। तो अब जब बर्फ़ को हम ये हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, तो हम ये Q1 प्लस Q2 हीट दे रहे हैं बर्फ़ को, और बर्फ़ को हम मेल्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए बर्फ़ का जो मास मेल्ट हुआ उसको M' बोल देते हैं, इंटू L फ्यूजन लगेगा, क्योंकि हम जो भी टोटल हीट दे रहे हैं वो किस चीज़ में जा रहा है, मेल्टिंग में जा रहा है। किस में जा रहा है, मेल्टिंग में जा रहा है ना। यानी हम जो दे रहे हैं 540 प्लस 100, है ना, M' इंटू L फ्यूजन यानी 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको बर्फ़ के लिए बताया है मैंने। तो ये 640 कैलोरी जो हम दे रहे हैं स्टीम से निकाल के बर्फ़ को दे रहे हैं, तो हम ये पूरा का पूरा किस में, मेल्टिंग में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से M' क्या आ जाएगा, 640 अपॉन 80, ये कट जाएगा, है ना, और 8 8 ज़ा 64, तो M' हमारा क्या आ गया, 8 ग्राम आ गया, ठीक है। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड, मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल टू 8 ग्राम। आइए ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, 8 ग्राम। यानी ये टोटल 640 कैलोरी हीट देने से कितना बर्फ़ हम पिघला पाएंगे, 8 ग्राम बर्फ़ को हम मेल्ट कर पाएंगे। यानी 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 8 ग्राम बर्फ़ हम पानी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ बहुत सारी है, उसमें से हम 8 ग्राम ही मेल्ट कर पाएंगे, इतना स्टीम दिया तो। 1 ग्राम स्टीम अगर तुम फेंकोगे बर्फ़ के ऊपर तो वो 8 ग्राम बर्फ़ पिघला पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। देखिए ये ट्रिकी होते हैं, ये जो सवाल हैं, ये जो फेस चेंज वाले जो सवाल हैं, ये ट्रिकी होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये कभी कभी ना एक बार में अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं बच्चे, समझ नहीं पाते हैं एक बार में। तो इसको आपको ना बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको वापस से समझ के लेना होगा। तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आप इसको शांत मन से दोबारा से देखें, है ना, और आप ख़ुद से सॉल्व करके देखें, बार बार प्रैक्टिस करें इसको। तो प्रैक्टिस के साथ जो है ना आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अपना अगला सवाल।
ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब आप चाहें तो ये सवाल खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारे पास 1 ग्राम ऑफ आइस है। यानी मैं यहाँ आइस ले रहा हूँ, 1 ग्राम आइस है ना, एक मिनट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है और हमें अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि 1 ग्राम आइस एट -10 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम हीट करेंगे उस बर्फ़ को, तो बर्फ़ को हीट करेंगे तो बर्फ़ -10 से कहाँ आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया बर्फ़ का, पर अभी भी वो बर्फ़ ही है, मतलब अभी भी वो आइस है, उस सॉलिड स्टेट में ही है, अभी उसकी मेल्टिंग नहीं शुरू हुई है। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ। अब इसका हम फ्यूजन शुरू करेंगे, यानी मेल्टिंग शुरू करेंगे, हीट फर्दर और हीट सप्लाई करेंगे। तो ये 1 ग्राम आइस जो है वो 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर फिलहाल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे प्योरली जो है वो मेल्टिंग हुई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, हमको हीट देना पड़ा। फिर हम अब अगले स्टेप में जाएंगे, और हीट देंगे, और हीट देंगे तो क्या होगा, अब ये पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो अब ये 1 ग्राम वाटर जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री से 100 डिग्री तक हमने इस पानी को पहुंचा दिया हीट देके। तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ से यहाँ जब हम गए तो टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। ठीक है, तो ये इतने स्टेप्स हुए। अभी एक स्टेप हम और जाएंगे। अब ये 1 ग्राम वाटर एट 100 को हम कन्वर्ट करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 ग्राम वाटर स्टीम। फेज चेंज हो रहा है अब यहाँ पे। 1 ग्राम वाटर एट 100 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम बोलिए, वेपर बोलिए, है ना, एक ही बात है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहुँच गया हम जहाँ तक पहुँचना था। हमें कहाँ तक पहुँचना था, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचना था। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं ना कुछ सिंबल्स असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो हीट दी है उसको मैं Q1 बोल देता हूँ, यहाँ हमने जो हीट दी उसको मैं Q2 बोल देता हूँ, यहाँ हमने जो हीट दी उसको मैं Q3 बोल देता हूँ, और यहाँ हमने जो हीट दी उसको मैं Q4 बोल देता हूँ। तो टोटल हीट हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 1 ग्राम आइस एट -10 को 1 ग्राम स्टीम एट 100 तक पहुँचाने के लिए टोटल हीट कितना देना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये टोटल हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा 1 ग्राम आइस एट -10 को 1 ग्राम स्टीम एट 100 तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमें बारी बारी से कैलकुलेट करना होगा Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, Q1 आप ध्यान से देखें, टेम्परेचर चेंज है ना वहाँ पे, तो MC डेल्टा T लगाएंगे, MC डेल्टा T लगाएंगे, और यहाँ स्पेसिफिक हीट किसका यूज़ करेंगे, आइस का यूज़ करेंगे, क्योंकि आइस की बात चल रही है वहाँ पे। मास जो है वो 1 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है, 0.5 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है 0.5। और डेल्टा T कितना है यहाँ पे, 10 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कैलोरी। सब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में लिख रहा हूँ मैं, तो जो हमारा Q1 आया वो भी प्रैक्टिकल यूनिट में ही आया। देखिए ये ग्राम में है, ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो अल्टीमेटली सब कट कुटा के कैलोरी में हमारा वैल्यू आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया। अब हम बात करते हैं Q2 की। Q2 में क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज हो रहा है। M इंटू एल फ्यूजन होगा यहाँ पे, M इंटू एल फ्यूजन। मास 1 ग्राम है, एल फ्यूजन बर्फ़ के लिए हमको पता है 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा, 80 कैल हो जाएगा। ठीक है, ये Q2 आ गया। अब हम बात करते हैं Q3 की। तो Q3 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक
टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एम सी डेल्टा टी लगाएंगे Q3 में। हमको पता है जब भी टेम्परेचर चेंज होता है हम क्या अप्लाई करते हैं, एम सी डेल्टा टी। तो Q3 के लिए मैं लिख रहा हूँ एम सी डेल्टा टी। यहाँ स्पेसिफिक हीट किसका लेंगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट लेंगे, क्योंकि अभी पानी को हीट करके हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना। तो मास कितना है, 1 ग्राम ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है और डेल्टा टी 100 है। 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना Q3, देखिए Q3 में टेम्परेचर कितने से बढ़ा रहे हैं, 100 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, तो वो हमने ले लिया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली Q3 हमारा क्या आ गया, 100 कैल आ गया, ये हमारा Q3 आ गया। अब Q4 की बात करते हैं। Q4 में हम क्या कर रहे हैं, फेज़ चेंज। तो Q4 के लिए मैं बोलूँगा M इंटू एल वेपराइजेशन, वहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, मास 1 ग्राम में, एल वेपराइजेशन को पता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और अल्टीमेटली हमारा Q4 क्या आ जाएगा, Q4 आ जाएगा 540 कैल, ठीक है, कैलोरी। तो Q1 Q2 Q3 Q4 तीनों आ गया। अब सब को हम क्या करेंगे, फटाफट ऐड कर लेंगे। तो टोटल हीट जो है हमारा Q टोटल विल बी नथिंग बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और सबको ऐड करते हैं तो ये 100 और 540 640 प्लस 85, तो 640 प्लस 85, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो भी हमारा आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कैलोरी में। और आप देखिए जो ऑप्शंस हमको दिए हैं वो किस में दिए हैं, ऑप्शन सारे जूल में डियर स्टूडेंट्स। तो हमको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अब कैलोरी को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए आप। देखिए मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ा चुका हूँ कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। यानी कैलोरी बड़ा यूनिट है, जूल छोटा यूनिट है। एक कैलोरी में 4 जूल है, मतलब कि कैलोरी बड़ा है ना, जूल छोटा है। तो यहाँ पे हमको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो जब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये है 640 प्लस 85, तो वो हो जाएगा 725 कैल। तो ये 725 कैलोरी आ गया। अब Q टोटल को मैं लिख रहा हूँ 725 इंटू 4.2 जूल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4.2 से तो ये हो जाएगा 3045 कैलोरी, सॉरी 3045 जूल, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ जी, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं 3045 जूल, यही हमारा सही जवाब है, ठीक है डिस्टेंस। उम्मीद है आप पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शंस के हिसाब से यूनिट कन्वर्जन कीजिए। स्टार्टिंग में कैलोरी में ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट और बाकी सारी वैल्यूज़ कैलोरी में याद रखना आसान होता है। तो आप कैलोरी में सब कुछ सॉल्व कीजिए और अल्टीमेटली आप उसको चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पॉज करके पहले आप ये कॉपी डाउन कर लीजिए डिस्टेंस, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे।